गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मेरे मॉर्निंग को मैम। इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने है जगह कि कच्छ यूनिवर्सिटी में जो सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स स्टडीज मैनेजमेंट जो है उसके द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स जो है वाटर रिसोर्सेज में उसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया और वो कोर्स में है जगह कि आप एज ए स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है। कोर्स के बारे में और क्या बहुत ज्यादा मैं विशेष कुछ चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है और है जो कि उससे उसके जो अलग अलग पासे हैं, जो इश्यूज जो हैं, उससे भी हम सभी है जो कि कोई अनभिज्ञ नहीं है। तो जैसा मेरे को जो टॉपिक दिया गया है आज, वो है प्रॉब्लम ऑफ सी वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एक्वीफर्स। तो जब हमें जो कि सी वाटर इंट्रूजन की बात करते हैं, तो जैसा कि ये स्लाइड में ऊपर आप बीच में देखेंगे कि डायग्राम बना हुआ है। हाँ, तो जो आज का जो टॉपिक है वो है सी वाटर इंट्रूजन और उससे जो समस्याएं खड़ी होती है उसके बारे में। जो सी वाटर इंट्रूजन का मैकेनिज्म है, उसकी अलग अलग है जो क्या है कि क्रियाएं हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक सिंप्लीफाइड वे में अगर हम देखें तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने या आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो जमीन की सतह के नीचे मिलता है, उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। वो जिन भू स्तर की परतों में पानी मिलता है उसको हम एक्वीफर बोलते हैं। तो एक्वीफर का जो है वो हर साल बारिश के टाइम में रिचार्ज होता है और उसको हम जो कि अलग अलग जहां जहां हमारा उपयोगिता होती है उसकी, तो उसको हम जो कि यूज करते हैं। खेती है, पीने के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है और ये सब। लेकिन जब हम कोस्टल एरिया में जाते हैं, जैसे कि कच्छ का विस्तार हुआ कोस्टल एरिया, मुंद्रा ले लो, मांडवी ले लो, या ऊपर जो कि आपका नलिया आ गया, आगे गांधीधाम आ गया, या सौराष्ट्र की कोस्ट पे जाए तो जामनगर हो गया, पोरबंदर हो गया, सोमनाथ हो गया, अमरेली, भावनगर। तो ये जो पूरा कोस्टल विस्तार है, आगे भी मेनलैंड गुजरात में जाएंगे तो आप देखेंगे कि खंभात है, वडोदरा जिला है, भरूच है, सूरत है, तो वलसाड़ है, नवसारी वगैरह सब। तो जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र की जो शोर लाइन है, वहां से 30 किलोमीटर के अंदर का जो पट्टा होता है उसको हम जो क्या कोस्टल एरिया बोलते हैं, कोस्टल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और क्योंकि जमीन का जो सारा ढलान जो है, नदियों का जो बहाव है, वो हमेशा समुद्र की तरफ होता है। इसलिए जब हम कोस्टल एरिया में आते हैं तो यहाँ की जो जमीन जो है वो काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि फ्लड में जो मिट्टी आती है उसका जमाव भी वहाँ होता है। जो पानी बहता है नदियों से या ग्राउंड वाटर का फ्लो भी होता है, तो वो भी है जो कि कोस्टल एरिया की तरफ होता है। तो जब हम ये पोर्टेबल वाटर की जो बात करते हैं, जो हम अपने पीने के काम में लेते हैं, खेती बाड़ी में काम में लेते हैं, तो ये कोस्टल एरिया में काफी प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है। और इस कारण से क्या है कि जब हम कोस्टल एरिया देखते हैं और हम पिछले जो क्या 50 साल का जो क्या एक डेटा निकाले और देखें, तो उसमें जो क्या पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ काफी है, एग्रीकल्चर लैंड काफी बढ़िया है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी है जो क्या उसमें आई है कोस्टल एरिया के अंदर। और इंडस्ट्री आई तो उसके कारण से आप देखेंगे धीरे धीरे जो क्या जो पानी जो है जो हम यूज करते हैं उसका है जो यूज बढ़ता गया काफी। और बहुत ज्यादा जब यूज बढ़ता है तो जो प्राकृतिक सिस्टम जो है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस इन द सेंस कि जो ग्राउंड वाटर है सिस्टम, उसके वॉल्यूम के अंदर है जो काफी है जो कि घटाव होता है। और घटाव होने के कारण से जो फ्रेश वाटर जो है, जो एक्वीफर का जो पानी है, उसका जो प्रेशर है
वो दरिया किनारे से जो दरिया का पानी जो नीचे दरिया का जो एक्वीफर होते हैं उसके उस प्रेशर को काउंटर करने में वो असक्षम हो जाता है। और उसके कारण से क्या होता है कि जो सी वाटर है वो कोस्टल एरिया के जो फ्रेश वाटर के एक्वीफर है उसमें उसका इंट्रूजन होता है। और उसके इंट्रूजन होने से कारण से क्या होता है कि पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। और वही पानी जब हम काम में लेते हैं खेती बाड़ी में तो सॉइल में सैलिनिटी बढ़ती है, क्रॉप का प्रोडक्शन है जो कम हो जाता है। और जब हम उसको पीने के काम में लेते हैं तो उससे कई सारी बीमारियां भी उसमें होती है। तो ये जो है इसको हमें जो क्या है सी वाटर इंट्रूजन का एक फिनोमेना होता है जो कि कोस्टल एक्वीफर में हमेशा देखा जाता है। ऐसा नहीं कि अंदर के एक्वीफर में सैलिनिटी नहीं होती है, क्योंकि दरिया के पानी में सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। अंदर के विस्तार में भी मिलता है सेलाइन वाटर, जैसे राजस्थान में अगर आप चले जाओ तो सांबर लेक है, डीडवाना लेक है, वहां भी है जो क्या है कि पानी सेलाइन है। और वो सैलिनिटी जो है पानी में वो एक अलग प्रकार की सैलिनिटी है बनस्पत की, जब हमें जो क्या कोस्टल विस्तार की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो आप स्लाइड में जो डायग्राम सेंटर में देख रहे हैं तो इसमें दिखाई देगा कि आपके राइट साइड में समुद्र है और लेफ्ट साइड में जो कि धरती का विस्तार है और वाटर टेबल है। वाटर टेबल से नीचे फ्रेश वाटर एक्वीफर है। और जैसे जैसे हम दरिया की तरफ बढ़ते हैं तो सी वाटर है जिसका है जो कि एरो बताते हैं कि ये इनका जो मूवमेंट है वो है जो क्या है कि जमीन की तरफ एक्वीफर की ओर है। जबकि फ्रेश वाटर का जो है बहाव वो दरिया की तरफ है, क्योंकि स्लोप एंड ग्रेविटी जो है वो दोनों इसको करते हैं। और इन दोनों जो सॉल्ट वाटर और जो फ्रेश वाटर है इसके बीच का जो इंटरफेस होता है ये इंटरफेस क्रिएट होता है क्योंकि उसके अंदर ये जो क्या है कि इसकी जो पानी की जो डेंसिटी जो होती है सॉल्ट वाटर की और फ्रेश वाटर की वो अलग होती है। सॉल्ट वाटर में दरिया के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर ये जो क्या है कि क्षार का जो है जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है बनिस्पत की फ्रेश वाटर के। तो इस कारण से जो कि फ्रेश वाटर हमेशा ऊपर रहता है और तैरता है। जैसे कि हम अगर हम पेट्रोल ले लें एंड पानी को ले लें तो जब अगर हम उसको डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा पेट्रोल है जो कि है, उसकी डेंसिटी कम होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो वो ऊपर फ्लोट करता है, पानी नीचे फ्लोट करता है। तो इसी तरह से ये डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट के कारण से जो कि एक इंटरफेस क्रिएट होता है। और वो इंटरफेस शार्प नहीं होता है, डिस्पर्जन होता है उसके अंदर। धीरे धीरे जैसे जैसे दरिया की तरफ जाएंगे तो सॉल्ट कंटेंट ज्यादा बढ़ता है, खारस होता है पानी के अंदर। और जमीनी तरफ है जो क्या है कि ये धीरे धीरे घटता है और हम फ्रेश वाटर में एंटर होते हैं। ये है जी क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट ऑलरेडी, इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये जी क्या है कि अगर हम देखें तो हमारा जो पृथ्वी का जो विस्तार है बेसिकली उसमें है जो क्या है कि 97% जो है लेफ्ट का जो कॉर्नर जो है उसके अंदर, तो वो है जो क्या है कि टोटल वॉल्यूम जो पानी का अवेलेबल है पृथ्वी के ऊपर उसमें 97% जो है वो ओशियंस और समुद्र वगैरह में है। वो जो खारा पानी है जिसको हम बोलते हैं सॉल्टी वाटर है। और केवल 3% जो है वो है जो क्या है कि पोर्टेबल वाटर जिसको हम बोलते हैं या फ्रेश वाटर उसको हम कह सकते हैं, तो वो 3% है। अभी आप समझ सकते हैं कि 97% जो वाटर है जो हम ना पी सकते हैं ना किसी काम में, मतलब एग्रीकल्चर इरिगेशन में काम में नहीं ले सकते हैं। उसका भी अपना एक उपयोग है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो है जो क्या है कि हमारी जो जमीन के ऊपर जो पानी की जो जरूरत होती है तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जमीनी विस्तार में 3% मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम जो है वो पृथ्वी के उसमें है जो कि फ्रेश वाटर मिलता है। और फ्रेश वाटर में भी अगर हम देखें तो उसका ऑलमोस्ट 68% और से 69% जो है वो पानी बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवीय विस्तार के अंदर है या पर्वतमाला के जो श्रृंखला है उसके अंदर जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं तो आइस की फॉर्म में है जो क्या है कि
69% जो फ्रेश वाटर है, 3% का जो 69% है वो वहां पर है, और 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है। बाकी है जो क्या है कि अदर सोर्सेज में अगर आप ले ले तो 0.3% सरफेस वाटर होता है, 0.9% अदर सोर्सेज होते हैं, लेक्स वगैरह के अंदर जहाँ कहीं भी हो जाता है, या कहीं एक्वीफर में ट्रैप हो गया पानी। तो ये सब जो है मिला करके टोटल हमारे फ्रेश वाटर का जो बजट जो है, 3% जो वॉल्यूम है उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखो तो जैसे सरफेस वाटर है तो उसके अंदर है जो कि 2% रिवर में होता है, और स्वैम्प जो एरिया है जैसे कि जहाँ पर दलदली विस्तार होता है तो वहां भी पानी होता है, तो 11% जो पानी है, 0.3% जो सरफेस वाटर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस ढंग से रहता है। और 87 जो है वो सब लेक्स वगैरह के अंदर जो है, जो भी झीलें वगैरह है या डैम वगैरह है उसके अंदर ये जो क्या है कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और पानी की वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए इसको बोलते भी है कि वाटर इज एलिक्सर ऑफ लाइफ। जीवन के लिए है जो क्या है कि ये एक अक्षय तत्व है। पानी, बिना पानी के कोई लाइफ सर्वाइव कर नहीं सकती है। इसलिए इसको ये जो क्या है कि एलिक्सर बोलते हैं, कि ये एक ऐसा है जो क्या है द्रव्य है जिसकी ये जो क्या है कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए हमेशा जरूरत होती है। अभी जैसे है जो क्या है कि मैं कुछ ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखिए, ये समस्या क्यों होती है। चीज ये है कि जब हम पानी है जो क्या है कि ज्यादा उसका उपयोग करते हैं, और हमेशा है जो क्या है प्रकृति का अपना एक बैलेंस है जो क्या है उसकी क्रियाएं होती है, कि बारिश से जितना पानी आता है, खड़कों की परिस्थिति के हिसाब से, जमीन और सोयल की परिस्थिति के हिसाब से, उस बरसात का जो पानी है वो रिचार्ज होकर के ग्राउंड वाटर सिस्टम में जाता है। तो अगर ये जो क्या है हमारे पास में है जो क्या है कि एक वॉल्यूम किसी भी एरिया में ग्राउंड वाटर का है, और जब उसको निकालते हैं तो हमारे पास में क्या है, एक तो हो गया कि रिजर्व, हमारे पास में रिजर्व कितना है, तो कि एक्वीफर का वॉल्यूम लेकर के जो क्या है क्यूबिक किलोमीटर है, क्यूबिक हेक्टेयर है, कोई भी यूनिट में आप उसको जो क्या है वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरा होता है डिमांड, कि जरूरत के हिसाब से हम है जो क्या है वो ट्यूबवेल है या अलग अलग मेथड से हम पानी जो ग्राउंड वाटर है उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जब है जो क्या है कि जो रिजर्व से ज्यादा अगर है जो क्या है कि हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि ग्राउंड वाटर सिस्टम पे जो कि एक तरह का दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भी है जो कि है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो काफी है जो कि है कि बुरी परिस्थिति आती है। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो 2 साल पहले केपटाउन में साउथ अफ्रीका के अंदर यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2025 तक के जो कि केपटाउन एक ऐसा टाउन है जहाँ पर कि ग्राउंड वाटर है जो नेग्लिजिबल होगा। इसी तरह से हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, यहाँ फ्यूचर में कमिंग 5-8 ईयर्स के अंदर आप देखोगे करीब 12 या 13 ऐसे बड़े शहर हैं हिंदुस्तान में जहाँ पानी की है जो कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और ये संकट किस लिए, कि जितना हमारे पास में उससे ज्यादा है जो कि उसकी डिमांड होती है हम उसे लेते हैं। बैंक में एक फैसिलिटी होती है कि हमारा अकाउंट है उसके अंदर हम जो पैसा डाल रहे हैं उसमें से हम उसको विड्रॉ करते हैं। आपके पास पैसा नहीं तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देता है आपकी क्रेडेंशियल देख करके। लेकिन प्रकृति में ओवरड्राफ्ट का कोई प्रयोजन होता नहीं है। तब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें पानी का विड्रॉल और कंजम्पशन, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये जो एशिया जो है, एशियन कंट्रीज के अंदर ये जो कि जिसमें भारत भी अपना एक पार्ट है, तो उसमें मैक्सिमम है जो क्या है कि विड्रॉल होता है। और विड्रॉल होता है अगर आप देखें कि ये विड्रॉल के साथ में है जो क्या है कि आप यूज कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वाटर का यूज और विड्रॉल का है जो कि रेशियो पिंक और जो डार्क रेड कलर में है, इसमें है जो ये काफी मिसमैच है। हम पानी ज्यादा निकाल रहे हैं और उसमें से जो कि यूज कितना हो रहा है इतना। तो
ये इम्बैलेंस जो है कि इसके कारण से, ये इम्बैलेंस के कारण से कि हमारा जो वाटर मैनेजमेंट जो है एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया और इस एरिया में हम देखें, तो वो है जो क्या है कि मैनेजमेंट इतना एफिशिएंट नहीं है। वेस्टेज होता है, या फिर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, क्योंकि मैक्सिमम पानी जो है यूटिलाइज होता है ग्राउंड वाटर का, वो इरिगेशन के अंदर होता है। और अगर है जो क्या हम ट्रेडिशनल इरिगेशन की बात करें कि फ्लड इरिगेशन जो होता है नॉर्मली, तो वो फ्लड इरिगेशन में जो क्या ऑलमोस्ट 65 to 70% पानी जो हम देते हैं वो वेस्ट होता है, उसकी जरूरत नहीं होती क्रॉप के अंदर। और इस कारण से जो क्या है, हमेशा ये है जो क्या है कि कंजप्शन जो है और विड्रॉल जो है उसका है जो क्या है इम्बैलेंस रहता है, कि विड्रॉल हमने इतना किया, कंजम्पशन कितना हो रहा है, बाकी है जो क्या है लॉसेस में चला जाता है, हम उसको कंजर्व नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे एशिया जो है उसके अंदर आप देखेंगे कंजम्पशन और विड्रॉल के अंदर कितना फर्क है। इसी तरह से अगर है जो कि आप दूसरे नॉर्थ अमेरिका ले लिया, या यूरोप ले लिया, अफ्रीका ले लिया, तो सब जगह आपको दिखेगा कि विड्रॉल ज्यादा है, कंजम्पशन जो है इसके अंदर जो रेशियो है वो काफी इम्बैलेंस है। अभी ये जो है वाटर स्केर्सिटी जो है, ये यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक स्टडी की थी 2025, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, जैसे कि अफ्रीका में नीचे जो रेड कलर जो है वो केपटाउन, साउथ अफ्रीका कंट्री का केपटाउन है। इसी तरह से जो रेड कलर में दिखाए हुए हैं, तो वहाँ क्या है कि फिजिकल वाटर स्केर्सिटी होने वाली है। यानी कि पानी जो है आपको इसका मिलना जो है डिमांड के कंपैरिजन में, जो रिसोर्सेज की सप्लाई है वो काफी कम होगा। तो दूसरा है इकोनॉमिक वाटर स्केर्सिटी, जो ऑरेंज कलर में दिखाया हुआ है। इकोनॉमिक वाटर स्केर्सिटी मतलब क्या है, पानी तो है लेकिन ये जो क्या है कि वो उसका जो वाटर टेबल है धीरे 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 है जो क्या है वो नीचे उतरता जाता है, और उसके लिए कॉस्ट जो है निकालने की, आपको ये जो क्या है बड़ी कैपेसिटी का पंप लगाना पड़ेगा, ट्यूबवेल डीप ड्रिल करने पड़ेंगे, और गहराई से उसको पानी निकालेंगे, तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट जो होती है पर लीटर वो बढ़ जाती है। तो उसको ये जो क्या है हर आदमी वो एफोर्ड नहीं कर सकता, हर फार्मर भी इसको एफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ये एरिया जो है ऑरेंज में दिखाए गए, वो सब वो एरिया जहाँ पे इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी आने वाली, क्योंकि एजुके हम अफोर्ड नहीं कर सकते पानी, एजुके कैसे उसका एजुके है कि प्रबंधन करें ताकि हमारी डिमांड जो है क्या है वो फुलफिल हो। ब्लू वाला जो है आपको मालूम है कि ये सभी हाई लेटीट्यूड के एरिया है, जहाँ पर एजुके है कि या तो पोलर रीजन के पास के एरिया है जहाँ परमानेंट स्नो रहती है, और इसका से है जो क्या है कि उसकी जो स्केर्सिटी जो वाटर की जो है वो प्रैक्टिकली लिटिल है या नील है। दूसरा पॉपुलेशन, दूसरा बड़ा फैक्टर है कि पॉपुलेशन अगर आप वहाँ देखो तो पॉपुलेशन का रेशियो बहुत कम है। तो जो कंजम्पशन है पानी का, वो अगर हम एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, या इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ में कंपेयर करें, तो काफी है जो क्या है कि कम है। इस कारण से है जो क्या है कि वहां पर है जो क्या स्कैर्सिटी होने के चांसेस है जो क्या है बहुत कम है। तो यूनाइटेड नेशन ने जो स्टडी की थी उनके एस्टिमेट के हिसाब से है जो कि फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी है वो है जो 20 से 30% तक है जो कि बढ़ सकती है 2025 तक। तो हम लोग है जो कि अभी 2024 में एक साल की बात है। और वैसे भी है जो कि अगर आप खास करके समर सीजन में अगर न्यूज देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कई ऐसे विस्तार हमारे इंडिया में है या वर्ल्ड में जहाँ पर पानी की काफी बड़ी शॉर्टेज होती है। अभी हम सैलिनिटी की बात करते हैं कि पानी जो है जो हम पीते हैं, तो वाटर को क्वालिटी के हिसाब से जो कि हम तीन है जो कि कैटेगरीज में डाल। एक होता है पोर्टेबल वाटर जो हम पीते हैं डेली रिक्वायरमेंट के अंदर। दूसरा होता है ब्रैकिश वाटर जो है जो कि और तीसरा होता है सैलाइन वाटर। ये जो तीनों जो कैटेगरी जो है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग, ब्रैकिश एंड सैलाइन वाटर, ये कैटेगराइजेशन जो है
वो ग्राउंड वाटर की केमिस्ट्री को देख करके एक पैरामीटर होता है, जैसे कि जिसको हम ऐसे कहे कि सैलिनिटी, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स के ऊपर बात करते हैं कि उसमें कितने घुलनशील जितने भी तत्व हैं पानी के अंदर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सैलाइन होगा। तो टीडीएस लेते हैं। तो टीडीएस जैसे अगर हम बात करें तो सर ये ड्रिंकिंग वाटर का टीडीएस कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे कि वर्ल्ड की ये ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की, ये नॉर्मली है जो क्या इस ढंग के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देती है पानी के क्लासिफिकेशन का। तो उसके अंदर है जो क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि भाई ये जो क्या है कि 600 टीडीएस है तो इसके ऊपर का पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर किसी कंट्री में जैसे हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर हमारे यहाँ पर पानी ही 600 टीडीएस से ऊपर का मिलता हो तो कोई क्या करेगा। बारिश के पानी को छोड़ दो, उसके अलावा ग्राउंड वाटर वगैरह आप देखो तो टीडीएस उसका ज्यादा ही होता है। तो उसी कारण से क्या है, हर कंट्री अपना अपना है जो कि ये वर्गीकरण करती है। और इंडिया के अंदर ये जो क्या है कि जो ड्रिंकिंग वाटर जो है जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबल, क्योंकि राजस्थान का विस्तार ले लो, आप कच्छ का विस्तार ले लो, जहाँ पे एरिड एरिया है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो सॉल्ट्स का संचयन भी ज्यादा होता है उसके अंदर। तो इस कारण से क्वालिटी है जो क्या है कई बार है जो क्या है कि डिटेरियोरेट होती है। तो इंडिया के अंदर है जो हम लेते हैं तो वो क्या है कि 1800 मैक्सिमम परमिसिबल और रफली कहो तो 2000 तक जो है उसको हम ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरी में डालते हैं। और 2000, तो ये कैटेगरी आप देखो कि मिनिमम डिजायर्ड लेवल जो है वो 1200 है, मैक्सिमम परमिसिबल इज 1800, ऐसे करके जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर। इसके ऊपर जो होता है जिसका टीडीएस है जो कि आपका 10,000 से 2,000 से 10,000 के बीच में, उसको हम ब्रैकिश बोलते हैं। और 10,000 से ऊपर जो होता है उसको सेलाइन वाटर बोलते हैं। तो ये सोल्ट कंसंट्रेशन के कारण से है जो कि पानी को है जो कि हम सेलाइन बोलते हैं। तो ये सैलिनिटी की जो प्रॉब्लम्स जो है, जहाँ की दरिया का पानी है जो कि दरिया कांटा के विस्तार के अंदर घुसता है और एक्वीफर को पोल्यूट करता है। और वो जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसको हम सैलिनिटी प्रॉब्लम बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर सैलिनिटी हो गया, एक्वीफर सैलिनिटी हो गया। तो उसके अंदर ये जो क्या है कि आप देखेंगे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं। अमेरिका के अंदर ये जो क्या है कि सेलाइन जो एरिया है, सेलाइन लैंड, वो करीब 147 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो सेलाइन है। अफ्रीका के अंदर 80 मिलियन हेक्टेयर से। एशिया में अगर आप देखें तो 317 है जो क्या मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो इस देखिए सैलिनिटी के कारण से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया भी काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो वहाँ 358 पर पॉपुलेशन भी है मेजर पार्ट के अंदर, वहां पर आप देखेंगे तो 358 मिलियन हेक्टेयर जो है वो लैंड सैलाइन लैंड है। और इसी तरह से यूरोप जो है उसमें 51 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो सैलिनिटी की प्रॉब्लम से प्रभावित है। इसी तरह से नीचे वाले ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर ये जो क्या है आप देखेंगे कि कितने कंट्रीज जो हैं वो है जो क्या है कि वो सैलिनिटी से प्रभावित है। जहाँ सैलिनिटी की प्रॉब्लम है तो अमेरिका में 13 है। और अगर आप वर्ल्ड का सैलिनिटी एरिया वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 15% जो वर्ल्ड का जो एरिया है जो अमेरिका में आता है वो है जो क्या है कि सैलाइन एरिया में आता है। एशिया में गए तो 31 कंट्रीज जो है वो है जो क्या है कि सैलिनिटी की प्रॉब्लम से प्रभावित है। और 8% जो है वर्ल्ड का सैलिनिटी। तो आप देखेंगे कि इतने बड़े एरिया के अंदर है जो क्या है कि छोटा है, लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन और डिमांड इतनी ज्यादा होने के कारण से है जो कि आप देखेंगे अफ्रीका ले लो या आप है जो कि एशिया में चले जाए तो 25 कंट्री है, उसमें से जो कि 33% जो है अर्थ का जो एरिया जो है टोटल परसेंटेज वो है जो कि सैलिनिटी से प्रभावित है। उसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया ले लो तो ऑस्ट्रेलिया के 3 कंट्रीज हैं और उसके अंदर 38 है जो क्या परसेंट ऑफ वर्ल्ड का जो है सैलिनिटी एरिया, तो वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और इसी ढंग से यूरोप का है। तो ये हमको एक आइडिया देता है
कि अगर हमें पूरी पृथ्वी के परसेप्शन में अगर हम उसको पर्सपेक्टिव में देखें तो सैलिनिटी का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। हालांकि आम आदमी के दिमाग में उतरता नहीं है कि भाई ये क्या चीज है, लेकिन जो लोग पानी के महत्व को समझते हैं, या आप जैसे विद्यार्थी जो इंटरेस्ट लेकर के जो क्या है कि कोर्सेज में आए हैं, तो उनको आपको बिल्कुल एकदम से आइडिया होगा कि जो क्या है कि ये कोई छोटी समस्या नहीं, काफी बड़ी समस्या है। और ये अपना एक टाइम लेती है इसका अपना प्रभाव दिखाने में। ओवरनाइट कोई चीज अर्थक्वेक जैसा नहीं है कि अर्थक्वेक आया और बहुत सारा डैमेज हो गया। इसमें है कि धीरे धीरे ये है जो प्रॉब्लम बढ़ती है, और जब प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड इतना होता है तो उसके बाद में उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। तो ये स्लो एंड स्टडी जो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे हम बात करते हैं फील्ड में, तो ये है जो क्या है कि नेचुरल डिजास्टर्स में नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है बेसिकली, आदमी के द्वारा किया। पर ये स्लो एंड स्टडी डिजास्टर में आता है, जो कि धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ता है और कंटिन्यूअस रूप में चलता है। उसके कारण से जो क्या है कि काफी बड़ी लैंड जो है वो सैलाइन हो जाती है, सैलाइन वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले उस लैंड पे हुआ करता था, वो या तो खत्म हो जाता है या काफी कम हो जाता है। तो ये अपने समस्या। तो सैलिनिटी प्रॉब्लम जो ग्लोबल टू गुजरात अगर हम देखें, तो वर्ल्ड में जो है 1489 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो सैलिनिटी से जो कि टोटल एरिया है, उसमें से जो कि 7% जो लैंड है वर्ल्ड की, जो 104 मिलियन हेक्टेयर, वो सैलिनिटी से प्रभावित है। इंडिया में अगर हम आए तो हमारा ये जो एरिया जो कंट्री का पूरा 328 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से 8.10 मिलियन हेक्टेयर जो कि 2.47% हमारे टोटल कंट्री की लैंड है उसको दर्शित करता है, वो सैलिनिटी से प्रभावित है। और जब हम गुजरात में आते हैं तो गुजरात का जो टोटल एरिया है वो 19.63 मिलियन हेक्टेयर है, और उसमें से 2.48 हेक्टेयर लैंड जो है वो मेनली वो सारी कोस्टल एरिया की है। तो वो है जो कि सैलिनिटी से प्रभावित है, और वो स्टेट का टोटल 12.7% जो एरिया है वो है जो कि सैलिनिटी प्रॉब्लम से प्रभावित है। गुजरात में बहुत सारे जो कि ऐसे थ्रेट हैं जिनको हम इकोलॉजिकल थ्रेट्स बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सॉइल सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी इंक्रीज, सॉइल डिग्रेडेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर चार्ज एरिया, उसका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या है एरिया अफेक्टेड। तो ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक्स है। हम है जो कि अभी फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सैलिनिटी प्रॉब्लम। सो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लेटरल सब सरफेस इंट्रूजन जो होता है पानी का, वो है जो क्या है कि उसके अंदर फ्रेश वाटर एक्वीफर में होता है, उसके कारण से फ्रेश वाटर की सैलिनिटी बढ़ जाती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसके कारण से जब उसी पानी को हम जब खेती में या सिंचाई में यूज करते हैं, तो जो क्रॉप का जो यील्ड है वो काफी प्रभावित होता है, और यील्ड कम मिलता है जिससे खेडूत को नुकसान होता है बेसिकली। और जब खेडूत को नुकसान होता है तो स्टेट की इकोनॉमी को नुकसान होता है, स्टेट की इकोनॉमी को नुकसान होता है, कंट्री की इकोनॉमी प्रभावित होती है। और जब हम जो सैलिनिटी की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर जो है भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ, ये 5 जिले मेन है मुख्य, जिसमें है जो कि सैलिनिटी की प्रॉब्लम काफी सीवियर है। जामनगर में भी है, लेकिन क्या है कि कोस्ट रॉकी होने के कारण से जो क्या है कि वहां पर ये प्रॉब्लम थोड़ा कम है। पर ज्यादातर अफेक्टेड जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोस्टल एरियाज यहाँ के, जो कि सैलिनिटी के प्रभाव में है। अभी जब हम सौराष्ट्र, कच्छ यानी गुजरात की सैलिनिटी की प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो ये कुछ स्टेटिस्टिक्स है जो बताते हैं कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है जिसमें सैलिनिटी है, तो उसमें से जो कि 609 जो गांव है उनका रेवेन्यू लैंड बेसिकली वाटर, सो पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली वापस उसमें जो बस्ती है वो भी उसी हिसाब से प्रभावित होती है।
तो 609 विलेज जो है वो फुल्ली सलाइन है, यानी कि सी वाटर इंट्रूजन का प्रभाव इतना वहां तक गया कि वहां देखा है कि आपको पीने का पानी भी एक्वीफर में नहीं मिलता है। और मिलता है तो काफी छोटे समय के लिए, बारिश के बाद में जो कुछ भी थोड़ा बहुत रिचार्ज होता है, तो उसके कारण से आपको वो पानी की वो मिलता है, बाकी काफी होते हैं। 173 विलेजेस हैं जो पार्शियली सेलाइन है। 383 गांव ऐसे हैं जो कि जिसमें सैलिनिटी का है जो क्या है कि प्रभाव होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसको वो ये जो विलेजेस है वो प्रोन टू सेलाइन एरिया कहलाते हैं। जैसे टोटल जो है अगर आप देखो 1165 जो विलेज है उनकी जो रेवेन्यू लैंड है, जो कि हमने ऑलरेडी बात किया कि 12.7% जो गुजरात का टोटल एरिया जो सैलिनिटी से प्रभावित है, कोस्टल सैलिनिटी से, तो टोटल 1165 विलेजेस के अंदर है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट के साथ में जो क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो जो मोस्ट वनरेबल जो फुल्ली सेलाइन जो है वो जामनगर और कच्छ जिले में आते हैं। 119 विलेज जामनगर के हैं, 242 है जो क्या है आपके कच्छ जिले के हैं। उसी तरह से बाद में अगर आप देखें तो पोरबंदर है, भावनगर है, जहाँ जहाँ पर है। देन पार्शियल सेलाइन का ये स्टेटिस्टिक्स है। प्रोन टू सेलाइन के अंदर अगर आप देखें तो भावनगर और जूनागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है जो क्या है कि 109 विलेज और ये 155 विलेज जो है वो सैलिनिटी की ओर अग्रसर। तो काफी है जो क्या है इसका प्रभाव हो सकता है। तो ये स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो हमको एक आइडिया देती है कि हम गुजरात का जो कोस्टल एरिया है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो विलेजेस हैं उनकी क्या परिस्थिति है, जबकि हम इन तीन कैटेगरी में सैलिनिटी को डिवाइड करें तो ये कोस्टल सैलिनिटी का है जो क्या है कि वही टेबल जो है उसको डायग्राम के रूप में रखा हुआ है। आप देखेंगे कि ये कोस्टल एरिया का जो मैप है उसमें रेड कलर जो दिखाया हुआ है वो दर्शाता है कि ये जो एरिया है इसमें जो विलेजेस हैं वो सारे सारे फुल लार्ज स्केल पे जब तक है जो कि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करें तो इसका सॉल्यूशन है जो कि काफी मुश्किल है। सो इसका एस्टिमेटेड इम्पैक्ट जो है सी वाटर इंट्रूजन का इन टर्म्स ऑफ सैलिनिटी, 1200 से 1500 विलेज जो कि 8 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, तो 12.9 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो है जो कि सैलिनिटी से प्रभावित है। तो कोस्ट लाइन में अगर हम बात करें तो 1125 किलोमीटर की कोस्ट लाइन जो है वो इसको जिक्र दर्शाती है। अच्छा भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें जी है कि उधर दूसरी साइड में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ले लो, बाद में है जी आनंद ले लो, वडोदरा ले लो, उन डिस्ट्रिक्ट में सैलिनिटी नहीं है। यस, उनमें भी सैलिनिटी है, पर ये सीवियरिटी को देखते हुए जो क्या है हम ज्यादा एम्फेसिस इसके ऊपर दे रहे हैं कि स्टेटिस्टिक, क्योंकि ये जो एरिया है वो 1984 से जो क्या है कि वर्ल्ड बैंक की एड जो मिली थी एड, उसी कारण से काफी इन डेप्थ में स्टडी किया हुआ है। और उस समय में साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात का जो कोस्टल एरिया है उसमें सैलिनिटी का प्रभाव नहीं के बराबर। तो और अब वहां पर धीरे धीरे सैलिनिटी का प्रभाव बढ़ रहा है। तो जो जो एरिया काफी बेटर वे में स्टडी किया गया, जिसका डेटा है, जिसको सब्सिक्वेंटली बाद में भी गवर्नमेंट, क्योंकि सीवियरिटी यहाँ ज्यादा है तो प्रेफरेंस में, तो इसी कारण से हम इसी केवल एरिया के ऊपर जगह ज्यादा इम्पेसिस दे रहा हूँ। बाकी क्या है कि 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया में, अपने गुजरात की। उसमें से 1125 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं। और उसमें जो क्या है कि इस सैलिनिटी प्रॉब्लम से इस एरिया में 2.44 लाख फार्मर्स जो है, फार्मर्स और उनकी फैमिली पर्टिकुलरली वो अफेक्टेड हुए हैं। उसमें जो कि 4.25 लाख हाउस होल्ड हैं जो अफेक्टेड है। दैट इंक्लूड्स 25% बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के लोग हैं। यानी कि क्या होता है कि ये एक ऐसी है जो क्या है कि समस्या है जो अमीर को गरीब बना देती है, गरीब को बहुत गरीब बना सकती है, अगर है जो क्या है, क्योंकि अगर
जमीन जो है फार्मर की, वो है जो कि पैदावार उसकी धीरे धीरे कम होती जाए और एक स्टेज आए कि पूरी क्षार प्रभावित हो जाए, तो उसमें कोई भी क्रॉप नहीं हुआ तो है जो कि आप समझ सकते हैं कि परिवार को ये क्या गुजरती होगी। जबकि इन सारे विस्तार में ले लो, 85% जो पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करती है। अभी का सीनरी अगर आप देखो तो नर्मदा का पानी आजकल ये क्या है कि हर जगह कैनाल से भी जाता है, पाइपलाइन के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर के रूप में जो क्या अवेलेबल होता है। और कच्छ में भी बहुत सारे विलेजेस में भी है जो क्या है नर्मदा का ड्रिंकिंग वाटर आ गया। लेकिन इससे पहले मतलब 5 साल पहले की सिचुएशन आप लो तो 85% पॉपुलेशन जो है एरिया की वो ग्राउंड वाटर पे प्रोटेक्टेड है। दूसरा, सौराष्ट्र रीजन जब हम लेते हैं तो जैसा मैंने बोला कि कोस्टल एरिया है जो क्या रिच एग्रीकल्चर लैंड है, काफी हरियाली होती है, जमीन उपजाऊ है। तो सौराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वो हम जानते हैं बाय एंड लार्ज सौराष्ट्र में जो क्या है कि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन काफी होता है, जिसको मांडवी बोलते हैं वहां पर या मूंगफली बोलते हैं। तो सैलिनिटी बढ़ने से इसका प्रोडक्ट क्रॉप प्रोडक्शन भी जो क्या है काफी प्रभावित हुआ है। अभी इसमें जो क्या है कि आ ये जो हम बात करते हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ले ली या ये जो क्या है कि स्टेट का ग्राउंड वाटर बोर्ड होता है जिसको हम GWRDC बोलते हैं, ये लोग हमेशा ग्राउंड वाटर सिस्टम की मॉनिटरिंग करते हैं। और इनका अपना एक ग्रिड सिस्टम है, क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड नेशनल लेवल पे करता है, तो उनके जो ऑब्जर्वेशन वेल्स है जहाँ पे ये हर सीजन के अंदर जी के पानी का लेवल मेजर करते हैं, पानी का सैंपल लेकर के उसका केमिकल एनालिसिस करके उसकी केमिस्ट्री निकालते हैं। और इससे है जो क्या है कि वो वाटर रिसोर्सेज की बजटिंग करते हैं हमेशा। तो हम कोस्टल गुजरात की जब बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो मोर देन 76% हो गई है। यानी कि से मोर देन 76% मतलब ये क्या है कि क्रिटिकल स्टेज के अंदर अगर एजुके आप इसको एजुके कि कोई रिमेडिएशन नहीं लेंगे तो ये अगर और ऊपर जाती है तो प्रॉब्लम होगा कि बाद में आपको पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर है जो एक्यूफर में जो पानी वो बिल्कुल मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है। और उसमें से जो क्या है कि 27 जो ब्लॉक्स हैं वो भावनगर से कच्छ के बीच में आते हैं टोटल। फिर ये आइडिया देता है आप कि क्या हो रहा है कि क्यों है कि कहीं भी है। क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम है वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि आदमी ने खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। क्योंकि आदमी है जो क्या है कि जो जल संसाधन है उसका प्रबंधन जो है वो कोई ऐसी नीति नहीं है, ऐसे कोई लॉ नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है जिससे कारण से जो क्या है इसका प्रबंधन हो सके। और इसी कारण से जो क्या है कि ग्रीड है, अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को पानी चाहिए तो कहीं से भी लाएगा पानी। पैसा है तो डीप वेल करेगा, बड़े इंजन लगाएगा, पानी निकालेगा, तो पास के खेडूत जो गरीब आया है तो उसका तो पानी सूख जाएगा। तो वो ऐसा है। तो दूसरा, ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर डेंसिटी कि यूनिट एरिया में कितने स्ट्रक्चर्स यानी कितने कुएं हैं। कुएं में ओपन डग वेल हो सकता है, डग कम बोरवेल हो सकते हैं, बोरवेल हो सकते हैं। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कोस्टल ब्लॉक के अंदर 9 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। यानी कि ये दर्शाता है कि डेंसिटी जो है स्ट्रक्चर्स की, यानी कि जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा आप पानी का विड्रॉल करते हैं। और वो अल्टीमेटली स्ट्रेस क्रिएट करता है ग्राउंड वाटर सिस्टम में। क्योंकि हम कोस्टल एरिया में हैं तो हमें जो क्या है सी वाटर को इन्विटेशन भेजते हैं, भैया तुम अभी आ जाओ अंदर। इसी तरह से 4.23 लाख हेक्टेयर लैंड अंडर इरिगेशन थ्रू मोर देन 1.2 लाख स्ट्रक्चर्स। मैंने जैसे बोला कोस्टल एरिया में सॉइल काफी फर्टाइल होती है, वाटर सोर्सेज ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एजुके कि कहने का मतलब आप इरिगेशन करो, लेकिन ये क्या है कि आजकल काफी मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स हैं जो कि वाटर को कंजर्व करते हैं जितने जरूरी, जैसे ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति जिसको बोलते हैं। तो उससे जो कि आप 65 to 70% वाटर जो फ्लड इरिगेशन में दिया करते हैं वो आप सेव कर सकते हैं। और वो आप सेव कर सकते हो तो साल में आप 3 क्रॉप ले सकते हो।
जबकि फ्लड इरिगेशन में होता है एक मुश्किल से जो कि एक या दो क्रॉप ही आप ले सकते हैं। जहाँ पानी की स्कैर्सिटी वहां तो केवल है जो कि खरीफ की फसल होती है, रबी की होती नहीं है। और जहाँ पर जो फ्लड इरिगेशन करते हैं तो कई बार आप दो दो क्रॉप ले सकते हैं, तीसरी नहीं ले सकते। तो मोर देन 1.2 लाख स्ट्रक्चर्स है। 4.23 लाख हेक्टेयर लैंड की इरिगेशन के लिए अगर आप देखें तो 1.2 लाख, जबकि ये जो क्या है कि आप ग्रुप इरिगेशन भी कर सकते हैं। इतनी जरूरत नहीं होती है कि हर जगह आपकी जमीन में आप सबके यहाँ अपना बोर हो, जैसे कि सिटी में आजकल एक कल्चर है, बोर करवा दिया अपने घर के अंदर सेफ है। तो क्या है, पूरी जमीन को आपने छलने की तरह से सीव कर दिया, जगह जगह बोर है। तो वही होता है कि जब कॉरपोरेशन की वाटर सप्लाई आती है तो एक पाइप के अंदर 15 साल पहले वहां पर है जो क्या है, सपोज हम ले लेंगे 100 मीटर के अंदर पहले है जो क्या है कि 10 कनेक्शन हुआ करते थे। आज वहां पर है जो क्या है कि 250 कनेक्शन है। तो क्या हुआ कि प्रेशर जो है वाटर सप्लाई का वो कम हो जाएगा। यानी कि आप घर के बाहर खड्डा खोदो, उसमें से भी पानी लो, नहीं तो मोटर लगा कर पानी निकालो। तो वही हाल इसके अंदर है कि 4.2 लाख 3 लाख हेक्टेयर लैंड की इरिगेशन के लिए कितने स्ट्रक्चर्स हैं? मोर देन 1.2 लाख स्ट्रक्चर्स है, विच इज वेरी हाई। नहीं एक्सप्लोइटेशन होता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो हमको एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में जो स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बाकी सबको बंद करना। There are 4.23 lakh farmer and 1.05 lakh ground waters. 4.25 लाख फार्मर है और 1 लाख यानी 1/4 है जो कि ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर्स है। तो दो फार्मर के बीच में एक कुआ है, जो काफी ज्यादा है। जबकि क्या ग्रुप इरिगेशन में आप है जो क्या है कि भी 10-15 फार्मर को लेकर के आप एक वेल से जो क्या इरिगेशन कर सकते हैं। बहुत सी जगह GWRTC का है जो क्या ग्रुप इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलते हैं और बहुत सी जगह नहीं चलते हैं। फिर 1 ग्राउंड स्ट्रक्चर पर 8 हेक्टेयर क्रॉप एरिया एंड 4 हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया। ये भी एक स्टेटिस्टिक्स है। एक ग्राउंड स्ट्रक्चर जो है पर 8 हेक्टेयर क्रॉप एरिया, जहाँ क्रॉप जो होती है, वो 4 हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया है। Nearly 40,000 groundwater structures are also used for catering drinking water। सर बहुत ही इरिगेशन की बात हो गई। उसके अलावा जो है 40,000 ट्यूबवेल्स बोरवेल्स है जो खाली ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए हैं। ये स्टेटिस्टिकल डेटा जो है पुराना है, अभी हो सकता है रिवाइज करके काफी ज्यादा बढ़ गया हो। तो 40,000 जिसकी जरूरत नहीं है। मोर देन 300 विलेजेस फेसिंग वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम। उसमें से जो कि क्वालिटी जो है पानी की, जैसे हमने क्वालिटी नॉर्म्स में देखा, आपने देखा होगा अगर आप सौराष्ट्र में जाओ, इवन कोस्टल एरिया में भी, सौराष्ट्र में बहुत कॉमन है, अमरेली और ये सब जगह एरिया में आप कभी नाश्ता करने बैठो घर में कहीं भी जाओगे तो सोडा बोतल खोल के देगा आपको सीधा का सीधा। किस लिए? क्योंकि डाइजेशन सिस्टम आपका है जो क्या है कि जब हम हार्ड वाटर पीते हैं, ब्रैकिश वाटर पीते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो लोग बस सोडा पीते हैं। और यह जो क्या है कि वो उससे उनका थोड़ा डाइजेशन है जो रेगुलेट होता है, लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सो वाटर क्वालिटी की प्रॉब्लम अगर हम देखें कोस्टल एरिया में 300 मिलीमीटर से जहाँ पर क्वालिटी की प्रॉब्लम है। 977 coastal villages, 347 villages have to purchase potable water। भी आप देखिए, कई बार होता है मानसून फेलियर होता है तो ड्राउट सिचुएशन आता है तो हमें टैंकर मंगवाते हैं, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो पानी चाहिए जाता है तो हम टैंकर मंगवाते हैं, और एक टैंकर में 5,000 लीटर पानी आता है और हम उसका है जो क्या है कि पेमेंट करते हैं। आजकल के रेट में अगर आप देखो तो 600 ₹650 लेता है टैंकर का। तो आप एक यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं 1 लीटर का कितना हुआ। तो कोस्टल एरिया में जो 977 विलेजेस है उसमें से 347 और 350 विलेजेस है जो अपनी ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट के लिए भी है जो क्या है कि टैंकर सप्लाई पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो परचेज करते हैं। अभी हो सकता है कि जहां पर ये नर्मदा वाटर की पाइपलाइन चलेगी तो ये स्टेटिस्टिकल डेटा जो है वो थोड़े बहुत है जो क्या रिवाइज हो सकते हैं। से 520 गांव ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको पानी की जरूरत है और एक सोर्स से उनको पानी नहीं मिलता है। तो साल में कई बार ऐसा होता है कि यहाँ इस कुएं से हम पानी लेते थे, उसका पानी का लेवल नीचे चला गया,
या फिर है जी के पानी एक पर्टिकुलर, क्योंकि सैलिनिटी का ऐसा है कि सीजनल सैलिनिटी भी होती है, कि समर के टाइम में आप देखेंगे तो जो वेल है उसमें एक्वीफर सैलाइन हो गया, जब रिचार्ज होता है तो प्रेशर कांच से सी वाटर है जी के वापस सी की तरफ खदेड़ देते, तो पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो सीजनल चेंजेस भी होते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है कि मोर देन वन सोर्स है जो क्या है, उसके ऊपर आपको या पॉपुलेशन को वहाँ के डिपेंड रहना पड़ता है। तो 520 गांव ऐसे हैं जो अपने ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट के लिए मोर देन वन सोर्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट। तो ये है जो क्या है कि ये यूनेस्को का एक स्टेटस है, ऑफ कोर्स 24 साल पुराना है, बट इट गिव्स द आइडिया कि हमें जो क्या है कि जैसे मैं बात करता था कि अनलेस अनटिल आप उसके ऊपर ये कोई इंटरवेंशन करें, उसको ये जो कि अरेस्ट करने की कोशिश करें, तभी ये जो कि इस समस्या का हल हो सकता है। तो कंसिडरिंग 1980 बेसलाइन, मैंने आपको जैसे बोला कि 1982 से जो कि ये सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में काफी इन डेप्थ वर्ल्ड बैंक की एड से जो कि स्टडी की गई थी इसकी। तो बेसलाइन डेटा अगर आप लें 1980 का, उसको कंसिडर करके 2000 में जो असेसमेंट हुआ, उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी वाटर हैज रिड्यूस्ड बाय 33%। ये देखिए मेजर्स लेने के बाद की बात है कि 33% जो है पानी का जो है रिसोर्स, वो डिक्रीज हुआ, गुड क्वालिटी वाटर है जो कि नॉट अवेलेबल। यानी कि 2080 से 20 साल, 20 इयर्स का वर्क करने के बाद में भी, इंटरवेंशंस के बाद भी, द रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर क्वालिटी इज टू द ट्यून ऑफ 33%। एरिया नॉन बेनिफिशियरी ऑफ मिटिगेशन मेजर्स वाटर क्वालिटी, जो नॉन बेनिफिशियरी एरिया है जिसमें मिटिगेशन मेजर्स लिए वाटर क्वालिटी है जो कि उसमें भी डिक्रीज हुई 50%। 50% डिक्रीज हुआ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो क्या है कि नॉन बेनिफिशियरी मिटिगेशन मेजर्स ऐसे, जिससे कि ये जो क्या है कि डायरेक्ट आपको कोई है जो क्या है किसी को वो बेनिफिट नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली इट इज है जो क्या लार्ज स्केल पे जब हम जगह बंधारा बनाते हैं या फिर कहीं पे, और पानी को है जो क्या है इसको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज के लिए फैसिलिटेट करते हैं, वो सब नॉन बेनिफिशियरी मेजर्स होते हैं। तो क्वालिटी 50% नीचे गया। और दूसरा बड़ा क्या, इंक्रीज इन सेलाइन एरिया, सेलाइन एरिया 5% बढ़ गया 20 साल के अंदर। और इतना सब कब, जब गवर्नमेंट ने है जी के कि 12 मिलियन US डॉलर्स जो है यहाँ इस कोस्टल एरिया में सैलिनिटी की स्टडी करने में और उसके मेजर्स इंटरवेंशंस के लिए इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर ये हाल है, तो नहीं किया होता तो क्या होता है, एग्रीमेंट होती काफी। सो ये है जो क्या है कि कोस्टल सैलिनिटी पर्टिकुलरली सौराष्ट्र और कच्छ की जो हम बात करते हैं उसका स्टेटस है कि कोऑर्डिनेटर है, कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सजीना, उन्होंने PhD किया था मेरे गाइडेंस के अंदर, मुंद्रा एरिया खास करके पर्टिकुलरली अगर हम रहे थे उसमें। तो उन्होंने जो स्टडी किया, ये कोस्टल एरिया है मुंद्रा एरिया उसमें, तो आप देखेंगे उसके अंदर कि प्री मानसून 1995 में एक TDS पैरामीटर, मैंने बात किया टोटल डिजोल्व सॉलिड्स के जो भी एलिमेंट्स जो हैं, कैल्शियम ले लीजिए, मेजर केटायंस है, मेजर एनाइंस है, फिर माइनर है, फिर ट्रेस है। तो पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा या जानते होंगे, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं प्रैक्टिकली ग्राउंड वाटर में सभी उसके अंदर पाए जाते हैं। ओनली थिंग कोई ट्रेस में होता है, कोई माइनर होता है, कोई मेजर होता है। तो मेजर के अंदर ये जो क्या है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया। इसी तरह से जो क्या है कि एनाइन के अंदर आपका है जो क्या है नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये मेजर एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके कारण से जो कि आप उससे TDS करके निकालते हैं, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स कितने, जितना ज्यादा डिजोल्व सॉलिड्स होगा उतना ही पानी की क्वालिटी जो है वो क्या खराब होती जाती है, क्योंकि क्षार का प्रमाण उसके अंदर ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे 1995 में जो स्टडी की गई TDS की, तो उसमें आप देखेंगे
कि ये जो विस्तार है उसमें टीडीएस के मोर देन 5000 है। नॉर्मली सैलिनिटी स्टडी के लिए 2000 जो मिलीग्राम्स पर लीटर जो वैल्यू लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि जो एक्वीफर जो है वो सैलिनिटी से प्रभावित है। तो इतना जो ये विस्तार है ये 2000, सो मोर देन 5000। बाद में ऑरेंज में चले जाए आप तो है कि आप देखेंगे 3000 से 5000 ऑरेंज, उसके बाद के अंदर है जो क्या है कि पर्पल कलर है तो 2000 से 3000 हो गया, एंड सो ऑन। तो आप, और इसी फिगर को अगर आप 2010 यानी कि 15 साल का बाद में अगर बात करें, तो आप देखेंगे कि काफी बदलाव उसके अंदर हुआ है पानी की क्वालिटी के अंदर। खास करके आप देखेंगे 2000 से 3000 वाला है जो क्या ये काफी बढ़ गया है इस एरिया के अंदर, जहाँ पहले खाली साइड में था ये बेसिन के इसमें। उसी तरह से जो क्या ये आपका है जो क्या है कि जो ऑरेंज एरिया है, जो सैलिनिटी 3000 से 5000 वो भी बढ़ गई है। और रेड एरिया भी है जो क्या ये काफी इसके अंदर इसमें बदलाव हुआ है। यानी कि आप देखें पिछले जो 10 इयर्स के अंदर जो है मुंद्रा और इस एरिया के अंदर काफी है जो क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण से पानी की है जो क्या है कि उपयोगिता जो है काफी बढ़ गई। और उसके कारण से काफी ज्यादा हमें जो क्या है उसका एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट एक्सप्लोइटेशन ज्यादा होने के कारण से ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त रूप से प्रभावित हुई है। दूसरा, ये भी उसी एरिया का है, पार्ट ऑफ दैट। नॉर्मली है क्या है कि हम कैसे मालूम करें कि इसमें है जी के कि सी वाटर का इंट्रूजन हो गया, कोस्टल सैलिनिटी बढ़ गई। एक तो आप ग्राउंड वाटर के सैंपल कलेक्ट करो, सी केमिस्ट्री करो। इसी तरह से एक होता है कि बोरोन जो है, ये बोरोन एलिमेंट है जो क्या है कि दरिया के पानी में ज्यादा होता है इसका कंसंट्रेशन। और जमीनी विस्तार में जो पानी होता है ग्राउंड वाटर, उसमें इसका प्रमाण कम होता है। तो जहां कहीं भी है जो क्या है कि दरिया के पानी जो है या दरिया में पैदा हुए खड़क भी होंगे तो उसमें ग्राउंड वाटर के अंदर बोरोन की मात्रा है जो कि ज्यादा होती है। तो ग्राउंड वाटर सैंपलिंग करके जब बोरोन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो उसके अंदर है जो क्या है कि उन्होंने पाया कि भाई है जो क्या है कि ये है जो क्या है बोरोन का स्टेटस है, कि ये जो बोरोन है लेस देन 1 है, 1 to 2 है, 2 to 3 है और सो। तो जो पोर्टेबल वाटर जो होता है उसके अंदर बोरोन का कंसंट्रेशन लेस देन 1 हो, और अगर इससे ज्यादा है तो वो जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है सारा वो है जो कि दरिया के पानी से प्रभावित है, यानी कि उसके अंदर सी वाटर इंट्रूजन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो यू हैव एरिया फुल्ली सेलाइन, लाइक रेड कलर का जैसे आप लेते हैं आइस ढंग से, प्रोन टू सेलाइन एंड सो ऑन। एक दूसरा कि हम नेचुरल सिस्टम को जब भी हम देखते हैं, हम मालूम है पृथ्वी के ऊपर है जो क्या है सबसे बुद्धिशाली कोई एनिमल है तो वो ह्यूमन बींग है, जो अपनी कॉमन सेंस है हमेशा जो कि काफी काम लेते हैं। और क्योंकि हमें जो ये दरिया कांटा का विस्तार ले तो उसमें भी है जो कि काफी अलग अलग तरह की विविधताएं मिलती है। कहीं पे रॉकी होता है, कहीं पे है जो कि सैंडी होता है, कहीं पे मडी होता है, कहीं पे है जो क्या है कि स्लोप स्टीप होता है, कहीं पे क्लिफ हो जाती है ऐसी, जैसे कि द्वारका और उस एरिया में आप देखो तो देखेंगे एकदम से कटी हुई क्लिफ और दरिया का लेवल नीचे है। और अगर साउथ गुजरात में अगर आप जाओ तो आप मालूम पड़ेगा काफी बड़ा कोस्टल प्लेन है एरिया। और उस प्लेन एरिया में है जो क्या है कि आपको मड और क्ले का है जो क्या है कि काफी ज्यादा प्रभाव मिलता है। तो ये टोपोशीट की कॉपी है। और ये टोपोशीट की कॉपी में आप देखेंगे कि ये सूरत जिले का है बेसिकली। आप देखेंगे कि यहाँ है जो कि ये ओलपाड़ दिया हुआ है इधर, और ये रिवर सिस्टम्स है। और रिवर सिस्टम के अलावा क्योंकि कोस्टल एरिया जैसे मैं बोला कि पॉपुलेशन तो ज्यादा होती है वहां पर, और इस एरिया में सैलिनिटी का प्रॉब्लम भी होता है पानी का। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो इरेगुलर शेप के जितने स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सब है जो क्या है कि ये पॉन्ड है, विलेज पॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो विलेज पॉन्ड है जो क्या है, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर वहां पर सलाइन है, वो कोस्टल सैलिनिटी है।
सेडिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर है जो क्या है कि हाई टाइड लो टाइड का विस्तार रहता है, और जो जो सेडिमेंट्स है उसके अंदर है जो क्या है कि शुरू जब वो सेडिमेंट्स बने डिपॉजिट हुए तब से उसके अंदर सैलिनिटी है, तो सोल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होने से जो क्या है ग्राउंड वाटर सलाइन है। तो लोगों को अपने ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए जो क्या है कि डिपेंड होना पड़ता है। जो भी रेनफॉल के अंदर जो पानी आता है उसको वो लोग पॉन्ड में, विलेज पॉन्ड में स्टोर करते हैं। तो ये जो अलग अलग साइज के शेप के जो पॉन्ड्स हैं, आप देखेंगे इनमें जो क्या है कि क्योंकि प्लेन एरिया है तो कहाँ पर आप या तो एक्सकेवेशन करना पड़ेगा कहीं कहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे इनके एक काफी सिग्निफिकेंट है जो कि एक ट्रेंड दिखता है इसके अंदर। देखिए जैसे ये है, इसको कनेक्ट करो, ये इधर से होता हुआ ये एक ड्रेनेज बनाती है। इसी तरह से ये देखिए, ये एक ड्रेनेज का फॉर्म है, ये देखिए तो ये भी एक ड्रेनेज का फॉर्म है। तो आप कहीं भी देखेंगे एक परसीव लीनियरिटी दिखती है, और वो अलग अलग शेप है। यानी कि ये सब पेलियो चैनल्स जो हैं जहाँ पहले डिप्रेशन हुआ करते थे, उनको जो है एक बंदरा बना करके उन्होंने उसको डैमिंग करके उसको पॉन्ड बना दिया। और वो पॉन्ड बना करके दे आर बिकम द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अभी ये देखिए कि ये अलग अलग विलेज पॉन्ड है, और विलेज पॉन्ड के अंदर ये जो क्या है कि इस ढंग के जो क्या है कि डब वेल डाल रखे हैं। और आपको मालूम पड़ेगा कि वो पॉन्ड की पेरीफेरी के ऊपर भी है, थोड़ा अंदर भी है, उसके बाद में अलग जगह भी है, एकदम बीच में भी है। वो इसलिए कि जैसे जैसे पॉन्ड में, क्योंकि पॉन्ड में पानी भरा हुआ है, तो पार्टली तो वो नीचे इनफिल्ट्रेट होकर के ग्राउंड वाटर सिस्टम में जाता है, पार्टली इवेपोरेशन होता है। तो जब समर आती है तब तक है जो क्या है पौंड के पानी का लेवल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो फिर ये लोग है जो क्या है कि यहाँ से पानी नीचे चला गया, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे लास्ट में। और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जो है वो हमेशा पौंड बेस्ड होती है। तो ये पौंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्यों कि ये रेन वाटर है। रेन वाटर का टीडीएस नॉर्मली है जो क्या है कि 200-250 से नीचे ही होता है। तो काफी अच्छी क्वालिटी का पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर। और क्योंकि ग्राउंड वाटर है जो क्या है कि सफिशिएंट नहीं है, और है तो वो सेलाइन है, तो वो ये लोग है जो क्या है पूरी जो विलेज की जो पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है इन सोर्स के ऊपर। तो ये कोस्टल एरिया का एक काफी इंपॉर्टेंट है जो क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो आपको एक एश्योर्ड सप्लाई देता है गुड क्वालिटी ग्राउंड वाटर की और ड्रिंकिंग वाटर की। सो पॉन्ड को अगर हम देखें तो क्या होता है कि यही चीज आपको बाद में सी वाटर इंट्रूजन का जब हम मैकेनिज्म देखें तो उसमें, तो पॉन्ड में जो पानी भरता है वो धीरे धीरे रिचार्ज होता है। और देखिए आप नीचे सेलाइन वाटर है तो इसका प्रेशर बढ़ता है। और जैसे जैसे और जब मानसून के बाद में जब हम यूज करते हैं तो ये जो इंटरफेस है सेलाइन का, ओरिजिनल ये समर में यहाँ था, रिचार्ज होकर के धीरे धीरे ये यहाँ नीचे चला गया। तो ये पूरा पूरा फ्रेश वाटर हो गया। अब जैसे जैसे हम इसको वेल से है जो कि बाद में हम इसका उपयोग करते हैं, तो उसके कारण से जो क्या है इसका जो मीठे पानी का जो प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। एज ए रिजल्ट ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ करके वापस यहाँ आ जाता है। तो एक नेचुरल एन्युअल साइक्लिसिटी रहती है। लेकिन ये क्या है कि क्योंकि ये पॉन्ड में जो पानी है वो रिचार्ज होकर नीचे जाता है, तो इट इज फ्री फ्रॉम इवोपोरेशन, तो एक कंजर्वेशन देता है। उसके कारण से जो कि आपकी जो क्रिटिकल टाइम में जो रिक्वायरमेंट होती है पीने की पानी की, और ये तो ये इसकी जरूरत है जो कि ये पॉन्ड जो है ये हमेशा पूरी करते हैं। सो अभी जब हम अब तक ये जो क्या है कि इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, केस एग्जाम्पल से उसकी बात कर रहे थे।